Hello students, this is Dr. Priya and today we'll study and learn and discuss about the chapter excretory products and their elimination. So excretion का मतलब क्या होता है? Excretion मतलब होता है जो हमारे बॉडी में हार्मफुल वेस्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट आउट करना, उसको निकाल देना अपने बॉडी से. तो एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है? एक्सक्रीशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. ओके, मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. तो उस मेटाबॉलिज्म से देयर इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट विच इज़ लेफ्ट ओवर बिहाइंड. ठीक है, वो वेस्ट बच जाता है और अगर वो वेस्ट हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है तो दैट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो वी नीड अ मैकेनिज्म for removal of the waste. So excretion is necessary for removal of harmful wastes which are left over metabolic reaction से जो left over है, those wastes should be removed. ओके, सो मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के वेस्ट हो रहे हैं. तो वी नो दैट CO2 रेस्पिरेशन में हमने देखा कि कैसे CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है. फिर यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं. ये भी एक मेटाबॉलिज्म के लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है. फिर CO2, वाटर और सम आयन्स भी जैसे Na+, K+, Cl-, दीज आर ऑल्सो सम wastes that are secreted. So in this chapter we'll only focus about the nitrogenous base, right? So nitrogenous wastes क्या क्या है यहाँ हम देख सकते हैं. So the common nitrogenous wastes are ammonia, urea, uric acid, and these are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये जो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है ये कैसे एलिमिनेट होते हैं हमारे बॉडी से एंड व्हाट काइंड ऑफ दीज वेस्ट्स आर. तो हम देखेंगे कि अमोनिया जो है, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. मतलब अगर ये बॉडी में accumulate हो गया तो then it is very harmful for the body, so it needs to be eliminated. It is the most toxic and also ammonia requires a lot of water to be eliminated, right? So ammonia requires a lot of water, a large amount of water for excretions, and it is the most toxic of all. Now we see the process of elimination of ammonia is called ammonotelism. Okay, और अमोनिया किस किस का वेस्ट प्रोडक्ट होगा? तो जहाँ पे वाटर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है. वी नो दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर. तो हमारे अराउंड वाटर ज़्यादा था पहले. तो अमोनिया जब उस टाइम वेस्ट था हमारा, तो देयर वाज नॉट वाटर की डेफिशिएंसी नहीं थी, राइट? तो इट वाज इजी टू एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी. तो जैसे एम्फीबियंस, फिशेज एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स, दे वर यूजुअली अमोनोटेलिक. ठीक है, अमोनिया क्योंकि रेडिली सोल्यूबल होता है वाटर में और इट कैन बी रिमूव थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. सो अमोनिया was the substance that was excreted initially and the animals were called ammonotelic, right? Ammonotelic वो animals को बोलते हैं जिनका excretory product जो है वो अमोनिया है. ओके, सो और इनको एक्सक्रीट कैसे करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऑब्वियसली वी डोंट हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. जैसे हमारे पास किडनी है टू एक्सक्रीट द वेस्ट, पर उनके पास किडनीज और दे वर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, तो उनके पास कुछ ऐसा ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रीट कर सके. सो सिंपल डिफ्यूजन से अमोनिया जो था वो एलिमिनेट होता था फ्रॉम द बॉडी, राइट? किडनीज वर नॉट नीडेड. गिल सरफेस, फिशेज में फॉर एग्जाम्पल गिल सरफेस से ही एलिमिनेट हो रहा होता था. सो लेट अस सी क्या लिखा है. अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एज आई सेड एंड रिक्वायर्स अ लार्ज amount of water for its elimination, whereas uric acid being the least toxic. Okay, uric acid is the least toxic. इसमें हम बस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डू दे गेट एलिमिनेटेड. सो यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव्ड विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. ओके, जितना टॉक्सिक रहेगा उतना ज़्यादा वाटर नेसेसिटी होगी. द प्रोसेस ऑफ excreting ammonia is called ammonotelism, as I said, and ammonotelic in nature. इसमें examples बहुत important है. I'll write the examples अलग से.
सो अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल्स क्या है? एक्वाटिक एम्फीबियंस, दे डू नॉट हैव डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, इनके पास हर जगह वाटर है तो दे कैन रिमूव अमोनिया ईजिली, राइट? एक्वाटिक insects and many bony fishes, they are amonotelic. Okay, now we'll see terrestrial adaptation, कैसे अमोनिया से यूरिया और यूरिया से यूरिक एसिड तक पहुंचा. सो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में वाटर की कमी होने लगी, राइट? कम पानी मिलता था तो वी कैन नॉट एक्सक्रीट अमोनिया बिकॉज अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. सो हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे कि अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो और वो जो लेस टॉक्सिक फॉर्म बन रहा है उसको हम एक्सक्रीट करें ताकि वाटर का यूज़ कम हो, राइट? सो not much water was available in terrestrial adaptation, so it was converted to a less toxic form. So urea and uric acid जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना ताकि वाटर कंजप्शन कम हो, ठीक है? सो अमोनिया, इसमें अमोनिया के बारे में दिया हुआ है. एज आई एक्सप्लेन कि हाउ अमोनिया गेट्स एक्सक्रीटेड, इट इज़ रिटन ओवर हियर, सिंपल डिफ्यूजन and kidneys do not play a very significant role. Now we'll see terrestrial adaptations. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water. Mammals. Now we'll see ureotelic. Ureotelic क्या है? Ureotelic animals वो animals है जिनका जो excretory product है वो uric acid है, यूरिया है. यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, उनको हम यूरियोटेलिक बोलेंगे. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स आर मरीन फिशेस, मैमल्स एंड एम्फीबियंस. अब जैसे जैसे लैंड पे लाइफ शुरू हुई वैसे वैसे जो एवोल्यूशन है ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो यूरिया की तरफ गया, राइट? मरीन फिशेस. ना फिशेस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़िशेस के पास तो बहुत सारा पानी होता है, तो ये यूरिया पे क्यों आया है? तो मरीन फिशेस के अराउंड सी में तो बहुत वाटर होता है, पर जो सी वाटर है इट इज़ नॉट फ्रेश वाटर, इट इज़ द सलाइन वाटर. बहुत नमक है उसमें, बहुत खारा पानी है, राइट? तो फिशेस को भी पानी की नेसेसिटी होगी, बट दे कैन नॉट यूज़ द सलाइन वाटर क्योंकि इट विल कॉज द सी वाटर हैज़ डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट? सो वन कैन नॉट यूज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी. इसीलिए मरीन फिशेस अडेप्टेड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ द सी वाटर, राइट? सो पानी में होने के बावजूद these marine fishes do not use the sea water for consumption because the osmolarity is different. It has a large amount of electrolytes in it और ये use नहीं कर सकते. So let's see amphibians, marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals. Okay, now ammonia produced by metabolism is converted into urea. अब ये हमारे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो तो अमोनिया ही है. वी अडेप्टेड सच फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सच मैकेनिज्म कि वो यूरिया में कन्वर्ट हो सके. तो ये यूरिया में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? थ्रू अ प्रोसेस जिसके बारे में हम देखेंगे, थ्रू अ प्रोसेस इन द लिवर सेल्स, राइट? अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन हेपेटोसाइट्स इन द लिवर. मतलब लिवर सेल्स में एक साइकिल, एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस हो रहा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल. और ऑर्निथिन साइकिल से क्या होगा? दिस अमोनिया, हार्मफुल अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अ लेस टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया. ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कि ऑर्निथिन साइकिल के बारे में लिखा है, बट वी नो दैट ऑर्निथिन साइकिल इज अ प्रोसेस, राइट? सो अमोनिया produced by metabolism converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered out by the kidneys. So these animals have kidneys and kidneys play an essential role for the excretion of urea. Okay, now we'll see that some amount of urea is also retained in kidney for balancing the desired osmolarity.
ओके, नाउ विल सी अबाउट यूरिकोटेलिक एनिमल्स. यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होता है, जो कि यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट, you know, they remove it. So uric acid, यूरिकोटेलिक. दिस was यूरियोटेलिक. क्या क्या आ जाएंगे इसमें, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. अब इनके पास बिल्कुल ही कम वाटर है, राइट, तो दे कैन नॉट अफोर्ड यूजिंग वाटर फॉर द एक्सक्रीटरी थिंग. ठीक है, बहुत कम वाटर है, सो इनको ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर करे. तो वो कैसे होगा, यूरिक एसिड में, अगर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे हम अमोनिया को, सो देयर इज़ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet and paste. ये paste की फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे with a minimal loss of water and called uricoteric animals. So this was all about the introduction of the excretion and excretory product. तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में, कैसे डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है. सो डिफरेंट एनिमल्स ऑफ एनिमल किंगडम हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन अकॉर्डेंस टू देयर हैबिटेट एंड एवोल्यूशन. जैसे जैसे हैबिटेट चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी चेंज होंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जो इनवर्टिब्रेट्स है, they have a simple tubular structures for the elimination of waste products. They have simple tubular structure. Okay, और जो vertebrates है वो obviously advanced है, they will have advanced structure, like more advanced and complex tubular organ. So they will have basically kidneys. So vertebrates के पास क्या होगा, more complex structure called किडनीज. हमने पहले भी देखा कि कैसे सिंपल डिफ्यूजन से ही अमोनिया निकल रहा था. सो तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो भी सिंपल होगा. ओके, यहाँ पे हम वर्टिब्रेट्स में जैसे किडनीज है, सो विल सी द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो. कौन कौन से ऑर्गन्स है, विल सी कि जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया है, फिर नेफ्रीडिया है, फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है. हाउ आर दे एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स. सो विल सी कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है, और फ्लेम सेल्स, वी कैन ऑल्सो कॉल इट फ्लेम सेल्स, इट्स रिटन ओवर हियर. फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस. हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है अबाउट प्लैटीहेलमिन्थस. सो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, सो इट्स कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स. प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल भी दिया, फ्लैटवर्म्स लाइक प्लानेरिया. सो प्लानेरिया वुड हैव platyhelminthes and flame cells. Also rotifers, some annelids and cephalochordata like Amphioxus. So they will also have they will have protonephridia for the excretion of their waste product, right? अब हम देखेंगे कि ये कैसे रिमूव करते हैं. सो प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न्ड with ionic and fluid volume regulation. So they are primarily concerned, मतलब इनका मेन प्राइमरी फंक्शन है आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन. ठीक है, बॉडी में ऑस्मोसिस, आयनिक फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को बना के रखना. सो प्रोटोनेफ्रिडिया इज एसोसिएटेड विद दैट, राइट. ऑस्मो रेगुलेशन से इनका प्राइमरी कंसर्न है. अब हम देखेंगे नेफ्रीडिया. सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस excretory organ is nephridia. So nephridia are also tubular excretory structures, right? Tubular excretory मतलब tubular मतलब इसमें tubules होंगे, right? So tubules होंगे और ये किस में देखे जाएंगे? So earthworms and other annelids में हम nephridia नेफ्रीडिया को देखेंगे. Also some annelids would have nephridia and some annelids would have annelids would have platyhelminthes. Okay, so earthworm में हम याद रखेंगे कि nephridia are the excretory structure. Now how does nephridia helps? So nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. ये भी osmoregulation में हेल्प करेगा. Now we'll see Malpighian tubules. Malpighian tubules किस में देखेंगे हम? Cockroaches में देखेंगे. So Malpighian tubules are found in most of the insects including cockroaches. Malpighian tubules helps in the removal of nitrogenous wastes and osmoregulation. So mainly जो excretory organ है उसका काम removal of nitrogenous waste भी है as
एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन भी है एक. नाउ antennal glands or green glands. Antennal glands and green glands, they are also one of the excretory structure and they perform excretory function in crustaceans like prawns. ठीक है, prawns जो basically एक mollusk है, so crustaceans come under this prawns. example है prawn और उसमें जो है green gland और antennal glands would help. This structure would help for the removal of excretory waste. Okay, so हमने क्या क्या excretory organs देखे. सबसे पहले हमने देखा protonephridia, then we saw nephridia, Malpighian tubules and green glands और antennal glands. Also इसमें kidneys भी हैं जो कि higher vertebrates में होते हैं. Okay, now we'll see कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और कैसे ह्यूमंस में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो रहा है. पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो ह्यूमंस में क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या होंगे. सो ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and a urethra. सो किडनीज़ क्या करेंगे, वेस्ट को फिल्टर करेंगे. पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर में डालेंगे थ्रू द पेयर ऑफ यूरेटर्स और यूरेथ्रा जो होगा वो उसे एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द बॉडी. अब किडनीज़ क्या है, किडनीज़ आर अ बीन शेप्ड ऑर्गन, राइट. बीन शेप्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं. दीज आर किडनीज़, दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर और ये डॉर्सल साइड होते हैं हमारे, राइट. डॉर्सल साइड मतलब पीछे की तरफ. ओके, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है. दे आर रेडिश brown in color and they are bean shaped. Okay, so the location, ये कहाँ present होगा, location very important, located in the dorsal side of the abdominal cavity. abdominal cavity के dorsal side में present होगा. कहाँ पे होगा, last thoracic and third lumbar vertebra. ठीक है, ये बहुत important है the location. यहाँ लिखा भी है, kidneys are the reddish brown bean shaped structure situated between the levels of last thoracic. These are vertebras, राइट. हमारे जो वर्टिबल कॉलम है उसके एक एक वर्टिब्रा को पोजीशन को नेम किया गया. सो थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा जो है उसके लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम देखेंगे कि किडनी के शेप और साइज़ के बारे में. सो किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन द थिकनेस एंड एवरेज वेट इज़ 120 to 170 ग्राम्स. ओके, अब हम किडनी का स्ट्रक्चर्स देखेंगे. ठीक है, हम देख सकते हैं कि किडनी के सेंटर में देयर इज़ अ कॉन्केविटी, राइट. ये अंदर की तरफ है. कैसे है, अंदर की तरफ जो है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइलम. ओके, दिस इज़ द हाइलम. ठीक है, तो हाइलम प्रेजेंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर. देयर इज़ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइलम. ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी देयर इज़ अ नॉच होता है बेसिकली कॉन्केव सरफेस पे, उसको बोलेंगे हाइलम. अब ये हाइलम का क्या सिग्निफिकेंस है. सो हाइलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये ब्लड वेजल्स हैं, फिर ये जो यूरेटर है, दिस स्ट्रक्चर्स इनरवेट, ये किडनी के अंदर जा रहे हैं थ्रू हाइलम, राइट. सो देखते क्या लिखा है, कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स एंटर द किडनी. ओके, अब हम देखेंगे हाइलम. इनर टू द हाइलम देयर इज़ अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस जिसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस, जिसको हम बोलेंगे रीनल पेल्विस. और उसके जो प्रोजेक्शंस हैं दैट इज़ कॉल्ड कैलिसेस, राइट. हम डायग्राम में भी देख सकते हैं. सी दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइलम है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनल पेल्विस और इससे जो है दीज आर द कैलिक्स. So renal pelvis, calyces, these are the calyces. और हाइलम से renal pelvis और pelvis से these conical structures. okay, funnel shaped होता है, conical structure होता है, they are called calyces, right. अब हम देखेंगे कि किडनी का जो outer layer है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है. So the outer layer of the kidney is tough and it is a tough capsule. So outer layer is tough capsule.
Okay, the outer layer of the kidney is a tough capsule. Now the outer layer जो है उसमें हमें zones देखने को मिलेंगे inside the kidney, not in the outer layer. Inside the kidneys we can see two zones. What are the two zones? Cortex and medulla. The outer cortex and the inner medulla. So जो बाहर की ओर होगा इस साइड में उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो इनर साइड में होगा वो मेडुला होगा, राइट. सो जो आउटर कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड एड्रीनल कॉलम्स called the columns of Bertini, whereas the inner medulla is divided into conical masses called the calyx. We saw calyx, these are the calyx, conical shape. So medullary region में ये calyx होंगे, whereas outer cortex में हमें columns of Bertini देखने को मिलेगा. So let's see what's written. So the outer layer of the kidney is a tough capsule. We saw that inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. Medulla is divided into conical masses called the calyces, right. The cortex extends into medullary pyramids as renal columns called the columns of Bertini. अब हम देखेंगे कि किडनीज के जो सेल्स होता है what is the structural and functional unit of kidney और कैसे उसमें से excretion, the process of excretion takes place. So kidneys में we see cells, nearly 1 million cells each kidney. मतलब each kidneys में nearly 1 million tubular structures we can see, and these are called nephrons. Okay, nephrons are the functional unit, right. So each nephron has two parts. कौन सा पार्ट? द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल. यहाँ पे हम नेफ्रॉन का डायग्राम देख सकते हैं. सो दिस इज द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में क्या होता है? बेसिकली द टफ कैपिलरीज होते हैं ग्लोमेरुलस में, राइट. कैपिलरीज से ब्लड आ रहा होता है. ब्लड में ही मेनली जो यूरिया होगा वो प्रेजेंट होगा. द एफरेंट आर्ट्रियोल एंड द इफरेंट आर्ट्रियोल. सो एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगा? ब्लड को टूवर्ड्स दिस इज द बाउमन्स कैप्सूल, राइट, टूवर्ड्स द बाउमन्स कैप्सूल लेकर आएगा, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो लेके जाएगा अवे फ्रॉम द Bowman's capsule, right. So these is the tuft of glomerulus is basically tuft of capillaries. एक जगह में बहुत सारी कैपिलरीज जो है आके मिल गई है, राइट, मतलब जमा हो गई है. सो दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. और जो फर्स्ट पार्ट इज द ग्लोमेरुलस एंड द अदर पार्ट इज द रीनल टिब्यूल्स. रीनल टिब्यूल्स क्या है? अब रीनल टिब्यूल्स जो है इसमें जैसे DCT, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, these are the tubules, right, through which the filtrate is passed. वो हम देखेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन में कैसे पास होगा और क्या इनका फंक्शन है. सो विल सी दैट द each nephron consists of two parts, which are glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries, as I said, formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery, and efferent arteriole also. So blood from the glomerulus is carried away from an efferent arteriole. Okay, अब renal tubule के बारे में क्या है? So renal tubule begins with a double walled cup like structure called Bowman's capsule. So this is the cup like structure and this is the cup like structure and this is called the Bowman's capsule, right. So glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body. So this whole structure, this is the glomerulus, एफरेंट इफरेंट. सो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल. द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क. अब ये ट्यूब्यूल आगे बढ़ेगा टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड मतलब ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल. नाउ दिस प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल इज कंटिन्यूड इनटू लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप्ड होगा. हेयर पिन कैसा होता है? ऐसा. फिर ये स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, फिर ये वापस दिस इज अ हेयर पिन स्ट्रक्चर. सो दिस इज लूप ऑफ हेनले. सो हेनलेज लूप इज अ हेयर पिन स्ट्रक्चर और फिर ये कंटिन्यू होगा किसमें? डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, DCT में कंटिन्यू होगा. अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इट विल हैव अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग पार्ट. दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट क्योंकि यहाँ पे जो
फिल्टर होके जो सब्सटेंस बचेगा विच इज़ कंटिन्यूड, ये डिसेंड हो रहा होगा, राइट, एंड दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले. देन वी हैव द डिस्टिल्ड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. नाउ द DCTs of many nephrons open into straight tube called the collecting duct, right? We can see over here, this is distilled convoluted tubule, this is the descending part of the loop of Henle, and this is the ascending part of the loop of the Henle, right? Two parts, and this is DCT, and DCT is continued into collecting duct. Collecting duct is not a part of nephron, but the DCTs of a lot of nephrons, they meet into collecting duct. वो collecting duct में जाके merge हो जा रहा है. Okay, so the DCTs of many nephrons open into straight tube called the collecting duct, most of which converge and open into renal pelvis through the medullary pyramids of calyces. अब हम देखेंगे इस डायग्राम में, राइट, renal pelvises में जाके ये merge होंगे और इनसे फिर the filtrate will get out of the kidney. Okay, renal pelvises to medullary pyramids in the calyces, right? Now Malpighian corpuscles, matlab Bowman's capsule along with the glomerulus. PCT, DCT of the nephrons are situated in the cortical region of the kidneys, whereas the loop of Henle dips into the medulla. हमने देखा था कि outer part of the kidney जो है, if this is the kidney, so जो आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है वो कॉर्टिकल है, कॉर्टेक्स है, वेयर एज द इनर जो है वो मेडुला है, राइट? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. वी सॉ इट इन द प्रीवियस लेक्चर, और नॉट इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस पार्ट सी. तो हमने यहाँ देखा था कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, राइट? तो हम इसमें देख सकते हैं कि PCT, DCT and the Bowman's capsule along with glomerulus, they are situated in the cortical region, outer region में है वो, इस साइड ऐसे करके outer region में है. Whereas the loop of Henle जो ascending and descending part है loop of Henle का, that is dips into medulla. Also हम यहाँ पे दो types of nephrons देखेंगे. क्या क्या types of nephrons? In majority of nephrons the loop of Henle is too short. लूप ऑफ हेनले जिसमें बहुत छोटा होगा, मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स हमें वही देखने को मिलेंगे. एंड एक्सटेंड्स ओनली अ वेरी लिटिल इनटू मेडुला, बहुत कम मेडुलरी रीजन तक एक्सटेंड होंगे, राइट? सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्यों? क्योंकि उनका मेजर पार्ट जो होगा वो कॉर्टेक्स एरिया में होगा, राइट? एंड देयर आर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स नंबर्स में बहुत कम होंगे, बट देयर लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू द मेडुला, सो दे आर जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. सो हमने देखा कि कैसे टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है. क्या क्या है? कॉर्टिकल एंड juxtamedullary nephrons, right? Each arteriole emerges from glomerulus, forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. Okay, minute vessel in this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U shape called the vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. अब vasa recta क्या है? So we saw कि ये जो efferent arteriole है, it continues into a capillary जो कि loop of Henle, DCT and everything को covered कर रहा है. तो what is this blood vessel? This is the vasa recta. और जो vasa recta है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है उसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ विल सी यूरिन फॉर्मेशन. लेट अस नाउ सी यूरिन फॉर्मेशन. सो यूरिन फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है? सो मेनली 3 प्रोसेस से होता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन. फिल्ट्रेशन कैसे होता है? फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस से, बाउमन्स कैप्सूल से, और रीअब्जॉर्प्शन में टिब्यूल्स हेल्प करते हैं और सेक्रेशन में भी टिब्यूल्स हेल्प करते हैं. सो दीज प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, राइट? सो लेट अस सी व्हाट्स रिटन. सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस, एज आई सेड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and secretion that takes place in the different part of the nephron. Now we'll see the first step that is filtration या फिर glomerulus filtration. So filtration क्या होता है? So if this is the Bowman's capsule, right? This is the Bowman's capsule. यहाँ से ECT and so on. यहाँ पे efferent arteriole, afferent arteriole, okay, and this is the tuft of capillaries present. ठीक है, अब ये 3 लेयर्स से इसका फिल्टरेशन होगा.
कैसे होगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, द ब्लड बाउमन्स कैप्सूल के टच में आएगा। बाउमन्स कैप्सूल में माइन्यूट पोर्स होते हैं। द सेल्स ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द बाउमन्स कैप्सूल। और पोडोसाइट्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं ओके कि उनके बीच में स्मॉल पोर्स आर देयर राइट। तो वो पोर्स से जो है फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, और फिल्ट्रेशन में क्या फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होगा राइट। ब्लड में ही यूरिया है, सो ब्लड विल गेट फिल्टर्ड फ्रॉम हियर एंड ब्लड फिल्टर होगा और माइन्यूट पोर्स, और इतना फिल्ट्रेशन, इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा फिल्टर हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन्स राइट। सो इतना फिल्ट्रेशन होगा दैट दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन through minute pores of the podocytes of Bowman's capsule. Okay, अब कितना ब्लड फिल्टर हो रहा होगा, तो अराउंड 1100 to 1200 ml of blood पर मिनट इतना ब्लड फिल्टर हो रहा है through Bowman's capsule. Let us see what's written here. Okay, so the first step of the urine formation is filtration of blood, which is carried out by glomerulus and is called glomerular filtration. On an average 1100 to 1200 blood, which is roughly 1/5 of the blood pumped by the each ventricles. Okay, 1/5 होता है ये, 1/5 of the blood pumped by ventricles. Okay, of the heart. Glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through 3 layers. As I said, 3 layers कौन सा होंगे? सबसे पहले तो if this is the blood vessel, तो endothelium of the blood vessels, 3 layers of filtration क्या कहोगे? Number 1 endothelium of blood vessel, number 2 epithelium of Bowman's capsule. Okay, epithelium of Bowman's capsule. And what is the third? Third is the basement membrane in between them. इन दोनों के बीच में एक basement membrane होगा राइट. So 3 layers होगा. और epithelium of the Bowman's capsule को हम क्या बोलेंगे? Podocytes right. So endothelium of the glomerular blood vessel, epithelium of the Bowman's capsule and basement membrane between these 2 layers. Now epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes, very important, are arranged in the intricate manner so as to leave some minute spaces, or is also called slit pores or filtration slits, very important. Blood is filtered so finely through membranes that almost all the constituents of the plasma except proteins, very important. Now it is also considered as ultra filtration right. Now we'll study about GFR. And what is GFR? So GFR is glomerular filtration rate right. और GFR क्या होता है? GFR is the amount of filtrate formed by kidney per minute, यानी in 1 minute the amount of filtrate, कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है पर मिनट. This is called glomerular filtration rate. अब कितना होता है glomerular filtration rate? So it is seen that 180 liters per day, okay, which is 125 ml per minute हो रहा होता है. इतना फिल्टरेट, इतना जो है वो बाउमन्स कैप्सूल से फिल्टर होके नीचे आ रहा है नेफ्रॉन में राइट. पर वी हैव सीन दैट वी डू नॉट यूरिनेट 180 लीटर ऑफ वाटर राइट. क्यों नहीं यूरिनेट करते हैं? क्योंकि 180 लीटर ऑफ वाटर यूरिनेट करेंगे थ्रू यूरिन, सो मच ऑफ वाटर विल गेट wasted, so we cannot afford to lose so much of water, so we have the process of reabsorption. इसमें से most of the water intake, जो water है इसमें से वो reabsorb हो जाएगा. So we do not urinate 180 liters per day. Okay, let us see what's written. The amount of filtrate formed per kidneys per minute is called glomerular filtration rate. In healthy individual is 120 ml per minute or 180 liters per day. Right now, okay, so the kidneys have a built-in mechanism. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो हमने पढ़ा था right, कि हम इतना water lose नहीं कर सकते. So they have a built-in mechanism of this filtration rate to be regulated. अब GFR को regulate करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे body में उतना ही GFR constant GFR होना चाहिए. So इसको regulate कौन करेगा? तो JGA carried out by juxtaglomerular apparatus right. JGA is a special sensitive region
formed by cellular modifications in distal convoluted tubules, right? हमारे nephron के, if this is the nephron, this is the PCT, okay, this is the loop of Henle, roughly I'm drawing, this is the DCT and this is the collecting duct, right? So in this part, this is DCT, we have specialized region, sensitive region, which is sensitive to GFR fall, ठीक है? उसमें अगर GFR में कुछ भी affect होगा, if there is a fall in GFR, it will activate that region in the DCT, okay? तो वो DCT को activate करेगा और a fall in GFR can activate the JG cells, right, to release renin. Now what is renin? Renin, N double N नहीं है, ये RENIN है, right? RENIN, ये अलग होता है. This is a different hormone, right? This hormone is produced by the stomach in infants for the breakdown, for the digestion of proteins, right? Not this renin, but this renin, RENIN. So this renin is secreted by JG cells if there is a fall in GFR, which can stimulate the glomerular blood flow, and thereby GFR is increased to normal. So very important, renin. A comparison, right? This was about GFR. Now we'll see the comparison of the volume of filtrate formed per day, 180 per liter, with that of the urine released, okay? So urine released is only 1.5 liters, but the GFR formed is 180 liters. So उसमें क्या हो रहा होता है? Nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed, right? 99% जो filtrate है उसको reabsorption होना पड़ेगा. So the cells of the epithelial cells of renal tubules in different segments do this by active or passive mechanism. अब हम reabsorption के बारे में पढ़ेंगे, right? So we saw the first step, that was filtration, ultrafiltration. Now we'll see reabsorption. So reabsorption कौन करता है? Tubules करता है, right? Tubules of nephron, different tubules different चीज़ों को absorb करेगा by the active or passive mechanisms. What is active and passive mechanisms? Active mechanism मतलब with the help of ATP यूज़ करके जिस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होगा उसको बोलेंगे एक्टिव मैकेनिज्म, और पैसिव मैकेनिज्म मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट से अपने आप हो जाएगा, राइट? वी डोंट नीड ATP फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट? सो एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म्स. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट्स हमारे बॉडी में जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे? सो नंबर 1 इज़ ग्लूकोज, नंबर 2 इज़ अमीनो एसिड्स, राइट, एंड नंबर 3 इज़ सोडियम आयंस एंड मैनी मोर एक्सेट्रा. और पैसिवली कौन कौन से होंगे? पैसिवली वी हैव यूरिया, nitrogenous waste, which is, and we have mostly water. Water will also passively get absorbed. Okay, let us see. The tubular epithelial cells in different segments of nephrons perform this either by active or passive mechanisms. For example, substances like glucose, amino acids, and very important, sodium ions filtrate are reabsorbed actively, whereas nitrogenous wastes are absorbed by passive ट्रांसपोर्ट. ना वाई नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ अब्जॉर्ब्ड, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी के भी मन में कि अगर हमें नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना है तो हम उसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, आयनिक बैलेंस बना रहे, इसीलिए हम कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करते हैं. ओके, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन. इनिशियल सेगमेंट्स मतलब शुरू के सेगमेंट्स, दैट इज PCT. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या अब्जॉर्ब हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन जो है वो PCT में होगा, राइट? सो कहाँ कहाँ होगा? फर्स्टली ये देखेंगे, PCT में होगा, DCT में होगा, वी हैव हेनलेज लूप एंड वी हैव द कलेक्टिंग duct. So most of the absorption would be in PCT. Almost 70 to 80% of electrolytes and waters get absorbed in PCT, and it also helps in maintenance of pH and the ionic balance. So PCT is very important for reabsorption, right? फिर let us see what's written. During urine formation, the tubular cells, अब ये है secretion के बारे में, right? We'll see this in detail about PCT, DCT, Henle's loop and collecting duct. पर अभी हम देख रहे हैं ये secretion के बारे में. तो secretion
के टाइम क्या होता है. सो सेक्रीशन क्यों होता है? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कुछ सब्सटेंसेस, कुछ आयंस भी हमें सेक्रीट करने पड़ते हैं, जैसे कि H+K+ अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. ट्यूबुलर सेक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द यूरिन स्टेप बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ द body fluids. Right now we'll see different functions of different tubules: PCT, Henle's loop, DCT, and we have collecting duct. Let us see. So proximal convoluted tubules. PCT is जो बाउमन्स कैप्सूल था उसके बाद जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है दैट इज PCT. राइट, इट इज़ मेनली लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स. क्यों सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स? ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन, इसका तो मेन फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन ही है. नियरली 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें. सो वी नीड क्यूबॉइडल सेल्स फॉर द increase of the surface area of absorption. So it is lined by simple cuboidal epithelial cells. Okay, most of the reabsorption takes place and इसमें selective secretion भी होगा. right, PCT में ये तो reabsorption होगा ही, reabsorption as well as selective सिक्रीशन. राइट, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होगा. किस चीज़ का सेलेक्टिव सिक्रीशन? तो H+, Na+, K+ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3-. राइट, लेट अस सी. लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. ब्रश बॉर्डर्ड क्यों? इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. Okay, all the essential nutrients, we cannot waste the nutrients, right? So it needs to be reabsorbed. So all the essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed in this segment. PCT also helps in maintaining the pH and the ionic balance of the body fluids. For selective secretion of hydrogen ion, ammonia, potassium ions into the filtrate, as I said, and the absorption of CO3-. Now we'll see Henle's loop. So Henle's loop में क्या हो रहा होगा? Henle's loop is very important. It also plays a very significant role in maintaining the osmolarity. Right? It is very important for maintaining the osmolarity. But the reabsorption here is minimum. Reabsorption minimum होगा इसमें. Right? So reabsorption is minimum in its ascending limb. The ascending limb में reabsorption minimum होगा. Okay, this region plays a very important role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. Now हम देखेंगे जो Henle's loop का descending loop है. We'll see this. This is the descending loop. This is the ascending. तो ये जो descending loop है, this is permeable to water, right? Permeable to water. This is permeable to water. तो इसमें से क्या होगा? इसमें से we can see the transport, we can see the water going out of the descending limb of Henle. और जो ascending limb है, this is the ascending limb, it is written over here, ascending limb. This is impermeable to water but permeable to electrolytes. This is permeable to electrolytes. तो अगर यहाँ से सारा water निकल जा रहा है filtrate से, so this will become concentrated. The filtrate will become concentrated और यहाँ पे वापस से electrolytes जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं. So this will again become dilute. Right? So इसमें यही important है सबसे ज़्यादा. So the descending loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes, whereas the ascending limb में उल्टा होगा. Right? Ascending limb में क्या होगा? वो impermeable to water होगा but electrolytes के लिए permeable होगा. ठीक है. अब स्पेशल कंडीशंस. अब दिस कंसनट्रेट्स, एज आई सेड, कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव्स डाउन और ये वापस फिर डायलेट कर देगा द असेंडिंग लिम्ब. सो इट्स गेट डायलेटेड. राइट, अब फिल्ट्रेट जो है वो DCT के पास जाएगा. DCT इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. सो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा? कंडीशनल अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+. ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब किसी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आके वो रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है. ऐसे तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हार्मोन या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको रीअब्जॉर्प्शन करने बोलेगा तब वो करेगा. और ये एक्सटर्नल फैक्टर, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कब होगा? We remember ADH, right? ADH hormone
from the pituitary gland, posterior pituitary, anti-diuretic hormone. So this will lead to the reabsorption of Na plus and water takes place in this segment. So ADH will help अगर बॉडी से ज़्यादा यूरिन जा रहा है, डायूरेसिस हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, सो इट विल यू नो reabsorption करवाएगा of Na plus and water. So takes place in this segment, is also capable of reabsorption of HCO3 minus. ठीक है, इसमें भी PCT में तो हो ही रहा था reabsorption, but DCT में भी HCO3 minus का reabsorption होगा and selective secretion. Now DCT is very important for secretion, selective secretion. Selective secretion किस चीज़ का? Hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in the body. Now collecting duct is not the part of the nephron. ठीक है, बहुत सारे nephrons आके एक ही collecting duct में मिलते हैं. So collecting duct से क्या होगा? इसमें भी बहुत सारे amount of water का reabsorption होगा, right? It is a long duct extend from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amount of waters could be reabsorbed from this region to produce concentrated urines. ठीक है, mammals are capable of producing concentrated urine. कैसे? सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है, डीसीटी में भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, सो अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वुड बी प्रोड्यूस्ड, राइट? सो दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, मेनली ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करेगा एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक balance and selective secretion of H plus and K plus. So this was all about the tubules के explanation. This was all, and this diagram is very important. So this is the cortex part, this is medullary. So ये जो है Bowman's capsule है, this is, so यहाँ से absorption of H2O, K plus, nutrients ये absorb हो रहा है and these two are secreted. Similarly ये loop of Henle है, यहाँ पे वाजा रेक्टा तो नहीं शो है, बट लूप ऑफ हेनले, ओके, यहाँ से कैसे H2O अब्जॉर्ब हो रहा है एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ Na plus NaCl एज वेल, ओके. फिर ये DCT है, दिस इज DCT एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, H2O एंड बाइकार्बोनेट आयंस. दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट एंड reabsorption of H2O is shown. So the new topic would be mechanism of concentration और the filtrate, कैसे filtrate concentrate हो रहा है वो हम देखेंगे आगे. So counter current mechanism. Now we'll study about mechanism of concentration of filtrate. अब ये हमारे बॉडी में, हमारे excretory system में कैसे होगा mechanism of concentration? Through counter current mechanism. We know that mammals can produce a concentrated urine because we don't have a lot of water to waste. हमें water बचाना है, so there is a mechanism for producing a concentrated urine. So इसमें जो Henle's loop है and the vasa recta, we know these two play a very important role in producing a concentrated urine. So the flow of filtrate in the Henle's loop as well as in vasa recta, they are in opposite direction in the two limbs, okay. So ascending limb में और descending limb में, loop of Henle में opposite direction में flow होता है, so it makes a counter current. Similarly in vasa recta, the flow, since the vasa recta and the loop of Henle, they are in a very close proximity, okay, so they also form a counter current pattern, right? So this counter current pattern helps in maintaining and increasing osmolarity. एक ऐसा कंडीशन बना देगा जिससे कि जो वाटर है वो खुद से कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में फ्लो होगा एंड दैट इज रीअब्जॉर्ब्ड, राइट? सो to not waste water, to absorb a lot of water, this counter current mechanism is very important. Now the gradient formation is mainly due to NaCl and urea, right? So NaCl और urea ही सबसे ज़्यादा gradient, this pressure, this osmolarity gradient बनाने में help करता है, right? So let's see what's written here. So mammals have an ability to produce a concentrated urine. Henle's loop and vasa recta, very important. Henle's loop of Henle and vasa recta, they play a very important role in producing a concentrated urine, okay. अब ये कैसे होगा? Through counter current pattern. So
the vasa recta and the Henle's loop, they form a counter current pattern, right? The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in the maintaining and increasing osmolarity. And what is the value of that osmolarity? That is 300 300 milliosmol per liter, right? 300 milliosmol per liter the osmolarity becomes. In the cortex it is about 300 milliosmol per liter, whereas in medulla it is 1200 milliosmol per liter. Okay, now this gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of Henle, as we studied before that the ascending limb is impermeable to water but permeable to electrolytes. Okay, so the NaCl would be transported from the ascending limb of the loop of the Henle, which is exchanged with the descending limb of the vasa recta, right? जहाँ पे Henle loop का ascending limb होगा वहाँ पे descending limb होगा vasa recta का. So इसमें exchange will happen. Similarly, small amounts of urea enter the thin segments of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to interstitium by the collecting duct. ठीक है, so this arrangement, special arrangement, is called counter current mechanism. Now this mechanism helps maintain a concentration gradient. This diagram is important. We can see how the flow of NaCl is from the ascending limb of loop of Henle, right? यहीं पे vasa recta is present and it will form a counter current mechanism. So it is a very important for concentration of urine. So presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting duct, thereby concentrating the urine, right? तो collecting duct से बस water ही reabsorb हो रहा था, so it helps collecting duct for an easy passage. Now human kidneys can produce 4 times concentrated urine than the initial filtrate, right? So this is an important line. 4 times more concentrated urine than the filtrate formed. Human kidneys can form this, right? So this was a very important topic, that was the counter. So we'll study current, how the function of the kidney is regulated, what in our body regulates the kidney function. तो regulation जब भी आएगा तो we know that it is generally regulated by neural or hormonal, through neurons, through neural system, or through hormone system, endocrine system, right? So this regulation, the kidney function regulation here will mostly see about how the hormonal feedback mechanisms occur. So regulation of kidney function. The functioning of kidneys is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback, okay, involving hypothalamus, JGA, and a certain extent to heart, right? What is JGA? Juxtaglomerulus apparatus. And what does it secretes? It secreted renin, right? So JGA. Osmoreceptors are receptors which osmoreceptors detect the osmolarity, or osmoreceptors they function on osmolarity. तो osmoreceptors जो होते हैं हमारे body में, they are activated, okay, by change in volume, right? Change in blood volume. If there is a change in blood volume तो वो osmoreceptors जो है वो active हो जाएंगे, और also they are also activated by blood fluid volume and ionic concentration, right? Because since they are osmoreceptors, तो osmoreceptors में कोई भी change आएगा blood volume में, ionic volume में, ionic fluid में, ionic concentration में, तो it will get activated. So excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, right? हम अपने body में excessive fluid loss होना, we can't let that happen, right? We can't afford to lose a lot of fluid from the body. So a loss of a lot of fluid from the body can activate these receptors and stimulate the ADH release, right? ADH release from the hypothalamus, right? It is also called vasopressin, okay? ADH is released from the hypothalamus and it is stored in the neurohypophysis, which is the posterior pituitary. Okay, we saw that the conditional reabsorption of Na plus and water was happening in DCT,
DCT में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हो रहा था Na+ और वाटर का, कब? एग्जेसिव लॉस के टाइम पे, राइट। तो वो कंडीशनल कौन करवाएगा? ADH करवाएगा। ओके, सो फैसिलिटेट्स, ADH फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, राइट। लैटर पार्ट्स मतलब DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट मेनली। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड्स जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इट विल सप्रेस द ADH रिलीज फॉर कंप्लीट फीडबैक, ऐसे ही इसका फीडबैक मैकेनिज्म होगा। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस। किडनी फंक्शंस कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि ये ब्लड वेजल्स जो एफरेंट आर्टरियोल्स थे उसको कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, राइट। इट विल कंस्ट्रिक्ट इट, सो देयर इज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, राइट। सो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल लीड टू इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और GFR, so GFR would increase. So what did ADH do? It stimulated reabsorption of water and it increased GFR, right. Now the second influence is JGA, right. तो JGA क्या करता है? तो इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है, ठीक है। जैसे ही GFR कम होगा, JG सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, JG सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, सो इट विल स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस रेनिन, राइट। रेनिन जो कि रेनिन खुद से कुछ नहीं करता, इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन। सो एंजियोटेंसिनोजन इज अ हार्मोन अगेन विच इज सिक्रीटेड बाय किडनीज मेनली, राइट। तो किडनीज में सिक्रीट होगा तो ये रेनिन क्या करेगा? ये एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में जाएगा और कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1। दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाएगा विच इज एंजियोटेंसिन 1, और फिर फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है दैट इज अ वेरी पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, ब्लड वेजल्स का वॉल थिन करवाएगा, राइट। सो इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड दस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर and thereby GFR. So GFR increase हो जाएगा, okay. Now one more function of angiotensin is it also activates adrenal cortex of the kidney. हमने 2 parts पढ़ा था, right, cortex and medulla. So the outer cortex, outer part जो होता है उसको stimulate करेगा angiotensin 2 to release aldosterone. Aldosterone is one more hormone which is released by adrenal cortex. Now what does aldosterone do? So it causes reabsorption of Na and water from the distal part of the tubules, okay. So this lead to an increase in the blood pressure and GFR. So this is called renin angiotensin mechanism, also called RAS, okay. This is the RAS mechanism. Now an increase in the blood flow to the arteria of the heart can cause release ANF, ठीक है। ANF एक हार्मोन है जो कि हार्ट से प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट। सो अब ये हार्ट से कब प्रोड्यूस होगा? जब देयर वुड बी एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया, ठीक है, क्योंकि वैजोडाइलेशन हो रहा है, वॉल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, सो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर वुड इंक्रीज, तो आर्ट्रिया को पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल सेक्रेट ANF विच इज एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर, राइट। Now ANF can cause vasodilation. तो as a result इसको BP कम करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, so it will obviously do what? Vasodilation, ठीक है। डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट। ANF मैकेनिज्म therefore acts as a check point, ठीक है, चेक ऑन करता है कि जब RAS मैकेनिज्म हो चुका है, now ANF would be secreted to bring it back to normal. So this was the hormonal regulation of the kidney function. Now micturition. What is micturition? The release of urine from our body is called micturition, ठीक है। The basically removal of urine from the body is called micturition. Now urine is formed by nephrons, or we saw how urine is formed by the nephrons, how in different parts of the nephrons filtration, reabsorption and secretion takes place. Now this urine is carried, suppose this is kidney, is carried out by the ureters to the bladder, okay, and this is urethra. Now bladder में carry होके ये urinary bladder में stored रहेगा, right. So it is ultimately carried to the urinary bladder and stored. कब तक store रहेगा? जब तक हमें एक voluntary signal ना मिल जाए, और ये voluntary signal कौन देगा? So it will CNS would provide this voluntary signal. CNS is central nervous system, right. So CNS would provide this voluntary signal
which will tell us that it's now time to release the urine. This signal is initiated by stretching of the urinary bladder. Now जब ये signal आएगा तो हमारा जो urinary bladder है it will get stretched and filled with urine, and the urine would get filled, right? In response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the CNS, right? ये stretch हो गया, अब यहाँ के जो receptors है it will send signals to CNS, right? And the CNS passes the motor messages. ये CNS जो है ये pass करेगा motor messages, okay, which would initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder, right? Contract होगा ये muscles, तभी यूरिन यहाँ से रिलीज होगा. ओके, सो द CNS initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder and spontaneous relaxation of the urethral sphincter, causing the sphincter. What is urethral sphincter? Suppose this is our urinary bladder and this is urethra, right? So urethra के यहाँ पे एक sphincter लगा होता है, right, which is a voluntary sphincter. It is in our control, right? So ये अगर contract करेगा and there is a voluntarily opening of the sphincter, so यहाँ से there would be stimultaneous relaxation causing the release of the urine. Okay, this process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism causing it is called micturition reflex. This whole mechanism, CNS के पास कैसे stretch receptors से signal गया, फिर CNS कैसे signals भेजा voluntary sphincter के पास, which initiated the contraction of the smooth muscles, so उसको हम क्या बोलेंगे? Micturition reflex. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि एक एडल्ट ह्यूमन कितना कितना यूरिन दे पास थ्रू आउट द डे. सो इट इज़ 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे. लेकिन फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हो रहा था? 180 लीटर्स, बट यूरिन कितना पास हो रहा है? 1.5 मैक्सिमम, राइट? द यूरिन फॉर्म्ड इज स्लाइट yellow in color and watery fluid which is slightly acid. pH is slightly acidic and a characteristic odor. On an average 20 to 25 grams of urea is excreted out per day. Very important, 25 to 30 grams of urea is excreted. Various conditions affect the characteristics of urine. So there is a urine test जिससे कि various conditions can be diagnosed. For example, जब अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो it is called glucosuria. Obviously it would indicate that there is a excessive glucose in the body, in the blood, right? So it will indicate about diabetes mellitus. Okay, so glucosuria. If there is a presence of ketone bodies, it is called ketonuria, and various, right? Diabetes mellitus. Now the role of other organs in excretion, very short topic it is. So the role of other organs, हमने देखा कि किडनी कैसे excretion में help करता है, but किडनी बस नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है. वी ऑल्सो हैव डिफरेंट वेस्ट सच एज CO2, some amount of water. Obviously CO2 is excreted through lungs, gaseous exchange taking place, and a lot more. Let's see what are those. So other than kidneys, lungs, liver and skin, other than kidneys, liver, lungs and skin, they perform excretory wastes. Okay, lungs से कैसे? तो large amount of CO2 रिलीज हो रहा होता है. ओके, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होता है लंग से, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज मॉइस्ट एयर. ठीक है. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. सो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और दीज हेल्प इन डाइजेशन, राइट? डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड वेरियस fatty oils, right? So biles containing pigments like bilirubin and biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs, they all are excreted through liver. Okay, so most of these substances ultimately pass out along with digestive wastes. Now sweat glands and sebaceous gland, तो हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट स्वेट ग्लैंड्स भी होता है, sebaceous glands भी होता है. स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? स्वेट रिलीज करते हैं ताकि हमारा बॉडी कूल डाउन रह सके. ओके, इट इज़ अ नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म. और sebaceous gland ऑयल प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मॉइस्चराइजेशन ऑफ आवर स्किन. ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड जो है वो स्किन में प्रेजेंट रहता है, एंड इट कैन एलिमिनेट सब्सटेंसेस थ्रू सेक्रीशंस. ओके, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इज वाटरी फ्लूइड. ठीक है, स्वेट ग्लैंड में जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें क्या होता है? NaCl होता है, सम अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एंड एक्सेट्रा, राइट? वैसे ही
प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट है, लेकिन कभी कभी ये रिमूवल ऑफ सम वेस्ट में भी हेल्प करता है. क्या क्या वेस्ट है, तो NaCl है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया है एंड लैक्टिक एसिड. It also helps in the removal of some waste as mentioned above. Now sebaceous gland. Sebaceous gland eliminates certain substance like sterols, hydrocarbons and waxes. Since it produce oil, so we can get rid of sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. Sebum is the secretion of the sebaceous gland. पूरा secretion को sebum बोलेंगे. This secretion provides a protective oily covering for the skin, right? Moisturized रखता है हमारे skin को. Now, do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated to saliva also? So yes, saliva से भी a small amount of nitrogenous waste excrete होता है, right? Now we'll see the disorders of excretory system. So it is also very small topic. तो क्या क्या disorders हो सकते हैं हमारे excretory system में? Okay, malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea. क्यों? Because kidneys are majorly, you know, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया में ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारा बॉडी का है वो बाहर निकालने में किडनी हेल्प करता है. अगर उसमें कुछ दिक्कत होगा तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा और उसको हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बेसिकली बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया, राइट? यूरेमिया इज द accumulation of urea in the blood which is very harmful for our body and may lead to kidney failure. ठीक है, किससे किडनी फेलियर होने का बहुत ज़्यादा खतरा है और ऐसे पेशेंट्स को फिर हमें हेमोडायलिसिस में रखना पड़ता है. आर्टिफिशियली हमें इनका ब्लड से यूरिया लेवल को कम करना पड़ता है ताकि देयर इज़ अ प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैपनिंग इन द बॉडी. Okay, during the process of hemodialysis, the blood is drained from a convenient artery is pumped into dialysis unit. So the unit is called dialyzing unit called artificial kidney. So we provide an artificial kidney जिससे कि हम एक आर्टरी से ब्लड लेंगे, उसको फिर आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे जिससे कि वो जो फंक्शन है किडनी का, दैट फंक्शन वुड टेक प्लेस इन द आउटर इन द आर्टिफिशियल किडनी बट जस्ट आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी के बाहर वो चीज़ हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा है, राइट? फिर ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट हेपरिन. अब एंटीकोगुलेंट क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि वी नो दैट ब्लड गेट्स क्लॉट आउट ऑफ द बॉडी, राइट? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के बाहर. सो वी नीड टू ऐड एन एंटीकोगुलेंट जो कि उसको क्लॉट होने नहीं देगा. सो वन ऑफ द एंटीकोगुलेंट इज हेपरिन. हेपरिन हम उसमें ऐड करेंगे ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो, राइट? द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड cellophane tube, right? जो यूनिट है डायलाइजिंग यूनिट, इट कंटेन्स अ cellophane tube surrounded by a fluid which is called a dialyzing fluid. Okay, having same composition as that of the plasma, right? हमें सेम कॉम्पोजिशन रखना पड़ेगा जो प्लाज्मा का है एक्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट? नाइट्रोजनस वेस्ट हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑस्मोसिस के थ्रू द ब्लड से जो ब्लड में जो यूरिया है दैट विल गो इनटू द dialyzing fluid. Okay, the porous cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on the concentration gradient, right? Concentration gradient हम बनाते हैं जिससे कि now this cellophane membrane acts as the membrane, ठीक है, और ब्लड से जो यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा, राइट? सो द क्लियर्ड ब्लड इज देन पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन. ठीक है, अब तो हेपरिन का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट वुड गो बैक टू द बॉडी, तो हम एंटी हेपरिन उसमें ऐड करेंगे और फिर वेन के थ्रू उस ब्लड को वापस हमारे बॉडी में डाल देंगे. ठीक है, दिस मेथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? It is a very important method for cases like kidney failures. Kidney transplantation is the next option अगर dialysis is very हमेशा कराना पड़ेगा, राइट? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड, राइट? यू हैव टू फाइंड अ डोनर एंड ही और शी विल गिव यू द किडनी and it is the ultimate method for the correction of renal failure or kidney failure. A functional kidney is used in transplantation from the donor, preferably a close relative, right? A close relative say there is a transplantation to minimize its chances of rejection by the immune system. ये rejection by the immune system we will study in the health and disease chapter of class 12th. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ को हमारी बॉडी रिकग्नाइज नहीं करता है एंड इट रिकग्नाइज इट एज अ फॉरेन बॉडी. सो आवर बॉडी रिएक्ट्स टू दिस. कैसे रिएक्ट करेगा? तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज द सेल्स ये सारा चीज़ भेज देगा एंड इट विल फाइट अगेंस्ट इट,
Okay, so it's very important for our immune system, our body, to adapt to the new substance or new kidney, in this case new kidney, okay, of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of the complicated technique, right? We have several modern techniques which has increased the success rate. Okay, now we'll study what is renal calculi. Renal calculi are basically stones or insoluble mass of crystallized salts. कौन सा सॉल्ट्स होगा? बेसिकली ऑक्सलेट्स होगा, ठीक है, ऑक्सलेट से फॉर्म्ड विद इन द किडनी. कहीं पे भी हो सकता है, कॉर्टेक्स, मेडुला रीजन, और मे बी इन यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर्स, राइट? कहीं पे भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन, कैलिक्यूली फॉर्मेशन हो सकता है. नाउ what is glomerulonephritis? Inflammation. Nephritis is inflammation, right? So it is the inflammation of glomeruli of the kidney, right? So we studied about uremia and the techniques to treat uremia. We studied renal calculi and glomerulonephritis. So this was all for the excretion. Thank you, and please like, share and